आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हम ये समझेंगे ईव मतलब क्या होता है। ईव मतलब होता है बिफोर। तो इस पूरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ये चैप्टर बोलता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर अंग्रेज थे और अंग्रेजों ने हमारे देश में क्या कैसा डेवलपमेंट किया। तो ओवरऑल अगर मैं पूरी समरी बताऊं तो ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं था। पूरे का पूरा चैप्टर आपको यही बताएगा कि कहीं पे हमारी ग्रोथ नहीं हुई। तो चलो आ जाओ अपन डिटेल में पढ़े, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश रूल, ये अंग्रेज इंडिया में आए कब थे। इसे हम बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ द ब्रिटिश रूल। ये आए थे बैटल ऑफ पलासिया में। ये बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुई थी। अब ये पलासी एक जगह है। ये जगह कहाँ पे मिलेगी आपको? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में सबसे पहले उन्होंने एक लड़ाई लड़ी जिस कारण से वो हमारे देश इंडिया में एंटर होते हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगा कि यार ये जो देश है इसमें ट्रेडिंग के साथ साथ हम यहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल भी कर सकते हैं, कंट्रोलिंग पावर भी मिल सकती है। तो उन्होंने यहाँ पे कंट्रोल करना भी सही समझा। तो हुआ क्या था, पूरी हिस्ट्री में जाते हैं थोड़ा बहुत। अभी जो आपको वेस्ट बंगाल दिखता है वो वेस्ट बंगाल बहुत छोटा है, लेकिन पहले ये इतना छोटा नहीं था। अगर आपको यहाँ पे मैप दिखाऊं तो यहाँ पे आपको बिहार, आज का बिहार, देन आज का बांग्लादेश, देन आज का वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये चार जगह, ये चार एरियाज को मिलाकर पहले 1700 की बात करें तो उस टाइम पे ये बंगाल हुआ करता था। आज बस ये वेस्ट बंगाल ही रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो हुआ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज जब आए थे तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इंडिया में आए। उन्होंने एक किला विला बनाना इंडिया में चालू किया। ये वेस्ट बंगाल में उन्होंने बनाना चालू किया। सिराजुद्दौला ने अटैक किया, ठीक है, कि आप यहाँ पे कैसे एक किला बना सकते हो। तो अंग्रेज के कुछ 142 इंग्लिश मैन थे जिन्हें उन्होंने पूरा कैद कर दिया। और ब्लैक होल इंसिडेंट के नाम से माना सुना होगा आपने। हुआ क्या था कि एक ब्लैक होल था, एक छोटी सी जगह था, छोटा सा दरवाजा था जिसमें 142 लोगों को उसने ठूस ठूस के भर दिया था। तो अब किसी को सांस लेने की भी जगह नहीं थी। ओवरऑल ज्यादातर लोग मर गए थे और उसमें से बचे बस कितने थे? 23। अब इसमें से कुछ लोग जैसे तैसे पहुंचकर अंग्रेज के जो भी लीडर थे वहां तक पहुंचता है और फिर वो इंसिडेंट बताता है कि सिराजुद्दौला राजा है एक वहां का, उसने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। फिर फाइनली अंग्रेज क्या भेजती है? अपनी एक पूरी टीम भेजती है और ये बैटल ऑफ प्लासी हमारी स्टार्ट होती है। तो इससे अंग्रेजों को ये लगा कि यार यहाँ पर हमारे पास एक अच्छे वेपन्स है, हम यहाँ पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो फाइनली वो प्रॉपर्टी जीत जाते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को कन्वर्ट करती है और एक हमारी इंडिया में पॉलिटिकल पावर बनकर सामने आती है। तो इस तरीके से ये एंट्री होती है इनकी। चलिए, तो ये मैंने बहुत आपको हिस्ट्री डिटेल में बता दी। आज तो इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी की हम बात करेंगे। उस टाइम पे हमारे ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स का कभी भी नहीं था फेवर कि वो हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करें। वो हमेशा हमारे अगेंस्ट ही थे। उनका हमेशा से टॉप प्रायोरिटी था कि ब्रिटेन की इकोनॉमी को हम इंक्रीज करेंगे। उन्होंने हमारी इंडिया को क्या बना के रखा था? रॉ मटेरियल का सप्लायर बना के रखा था और हम कंज्यूमर बन चुके थे फिनिश गुड से। होता क्या था? होता ये था जो कॉटन और जो सिल्क होता था ये रॉ मटेरियल होता था। ये रॉ मटेरियल क्योंकि सस्ते होते थे तो हमारे देश से लेकर जाते थे, एक्सपोर्ट करते थे। सस्ता चीज जहां से लेकर जाते थे अपने देश में मशीनों में इसे कन्वर्ट करते थे, कन्वर्ट करके इंडिया में लेके आते थे। जैसे कि यहाँ देखो इंडिया एंड ये है ब्रिटेन। ठीक है, इंडिया से क्या जा रहा है? कॉटन जा रहा है, सिल्क जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन। मशीनों में उन्होंने वहां से कपड़े में बनाया, इसे कन्वर्ट किया सिल्क कॉटन और इंडिया में लेके आए। तो रॉ मटेरियल सस्ते होते लेकर जाते हैं और इन्हें महंगा करके हमारे देश में इम्पोर्ट किया जाता था। तो हमें दोनों तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। चलिए, जब ये अंग्रेज नहीं आए थे तब क्या हुआ था? तब हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पेरस थी, या फिर दूसरे सेंस में बोल सकते हैं बहुत सक्सेसफुल इकोनॉमी थी। देन एग्रीगेटेड इकोनॉमी थी, मतलब हम ज्यादातर एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे। हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था। ये तीन चीजें जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले के सिनेरियोस की बात होती है। चलिए, इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल, यहाँ पर अगर हम बोले तो हमारा सिल्क टेक्सटाइल हो गया, स्टोन के जो ये बारीक काम होते हैं ये बहुत ज्यादा फेमस थे। कारीगरी की अगर हम बोले तो मलमल का कपड़ा आपने सुना होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस था वेस्ट बंगाल में। बिफोर द ब्रिटिश रूल हमारा एक्सपोर्ट होता था हैंडीक्राफ्ट, लेकिन जब ब्रिटिश आ गए तो हमारा जो एक्सपोर्ट था वो हैंडीक्राफ्ट नहीं होता था, उसकी जगह हमारा रॉ मटेरियल होता था। ठीक है, तो वर्ल्ड फेमस हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का इंडस्ट्री था वो पूरे से बर्बाद कर दिया ब्रिटिशर्स ने। चलिए, तो ये मसलिन क्लॉथ मतलब वही मखमल का कपड़ा। अब एक कॉलोनियलिज्म सिस्टम की समझते हैं। कॉलोनियलिज्म सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें पॉलिटिकल और सोशल डिसीजंस लिए जाते हैं किसी एक कंट्री के द्वारा। तो कॉलोनियलिज्म सिस्टम एक सिस्टम होती है जिसमें दो कंट्री होती है। एक कंट्री थी हमारे यहाँ पे ब्रिटेन और दूसरी कंट्री थी इंडिया। ब्रिटेन एक तरीके से रूलर कंट्री थी, वो हमें ऑर्डर देता था, और कॉलोनी हमारी इंडिया थी जो कि उसके ऑर्डर को फॉलो करती थी। तो इस पूरे सेटअप को हम कॉलोनियलिज्म सिस्टम बोलते हैं। चलिए, अब हम एक कैलकुलेशन देख रहे हैं। इस कैलकुलेशन में आ जाइए, समझते थोड़ा सा। जीडीपी, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बच्चा जीडीपी हुआ क्या था अंग्रेजों के जमाने की अगर बात करूं तो जीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजों ने अपने जमाने पे कोई भी जीडीपी का कैलकुलेशन नहीं किया। देखो वो इंडिया को अच्छा तो करने आए नहीं थे, उन्हें अपने से ही मतलब था।
तो अंग्रेजों ने अपने ज़माने में तो कुछ एफर्ट्स डाले नहीं, लेकिन हाँ कुछ इंडियंस थे जिन्होंने एफर्ट्स डाले। तो सबसे पहला बंदा जिसने एफर्ट्स डाले जीडीपी की कैलकुलेशन, दो कैलकुलेशन, रियल आउटपुट और पर कैपिटा आउटपुट की बात हुई है। रियल आउटपुट ग्रोथ की बात करूँ तो इसे सिंपल लैंग्वेज में जीडीपी बोल सकते हैं, और इसे पर कैपिटल की बात करूँ तो पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है। ठीक है, चलिए। तो दादा भाई नौरोजी फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने ये कैलकुलेशन करी। देन उसके बाद ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, जिनकी जो थ्योरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो है हमारे वीके राव। तो वीके राव की जो हमारी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ये थी कि उस टाइम पे हमारा जीडीपी लेस देन 2% था और पर कैपिटा आउटपुट ग्रोथ हमारा 0.5% था। तो ये डेटा है, आपको याद रखना। चलिए, तो अब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है। अब हम ये देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर होगा। लो लेवल ऑफ इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, ये भी हमने पढ़ा कि हमारा जो जीडीपी था वो लेस देन 2% था, पर कैपिटा था वो हमारा 0.5 था, ये हमने पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन, डेमोग्राफी, देन ऑक्यूपेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम सिंगल सिंगल टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन की बात की गई है, तो विलेजेस में 85% पॉपुलेशन गांव एरिया में ही रहती थी और बाकी 15% पॉपुलेशन सिटीज में रहती थी। अब क्योंकि वो 85% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी, तो भैया काम क्या करेगी, एग्रीकल्चर करेगी। तो बाकी सारी पॉपुलेशन फिर भी इंडस्ट्रियल सर्विस लाइन पे थी। आज सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन था। चलिए, मेन रीजन स्टैग्नेशन की बात करें तो सबसे पहले स्टैग्नेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। स्टैग्नेशन वर्ड का मतलब होता है नो ग्रोथ, कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ क्यों नहीं हुई, तो सबसे पहला मेन रीजन है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। देखो, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया कि मेन रीजन बताइए, देखो रीजन तो चारों के चारों है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल प्रोडक्टिविटी, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन इनफैक्ट अगर समझ लो एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है और एमसीक्यू क्वेश्चन में ये चारों के चारों ऑप्शन दे दिया जाता है, तो फिर क्या आप आंसर देंगे, मेन रीजन पूछा है तो सबसे पहला पॉइंट वाला आंसर। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले लैंड सेटलमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज जमींदारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है। जमींदारी सिस्टम 1793 में लेकर आने वाले हमारे लॉर्ड, ठीक है, कॉर्नवालिस थे। जमींदारी सिस्टम में होता क्या था, ये जमींदारी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें तीन लोग होते हैं, एक होता है फार्मर, एक होता है जमींदार और एक होता है ब्रिटिश। देखिए, ब्रिटिशर वो लोग होते हैं जो एक्चुअल में टैक्स लेना चाहते हैं, लगान लेना चाहते हैं। किनसे लेना चाहते हैं, फार्मर से। अब वो डायरेक्ट फार्मर के पास नहीं जाते, ये काम किसको दे देते हैं, जमींदार को दे देते। तो जमींदार को बोल देते भैया तुम हो जमीन के मालिक, आप इस जमीन में किसानों से काम करवाइए और उनसे टैक्स कलेक्ट करिए, रेंट लीजिए और ये सरकार को आकर लाकर दे देने का। अब होता क्या है, जमींदार से अंग्रेजों ने बोला कि हमें जो भी होगा हमें 10% देना। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, जमींदार क्या बस 10% लेगा, भाई 1-2% और ऊपर लेगा ताकि वो खुद का भी इसमें कमीशन बना सके। तो इन सब में एक्सप्लॉइट कौन हो रहा था, हमारा फार्मर। तो ये था हमारा जमींदारी सिस्टम जिसमें हम एग्रीकल्चर में ग्रो नहीं कर पाए। चलिए, लैंड सेटलमेंट सिस्टम में जमींदार इंटरमीडिएट्स होते थे बिटवीन फार्मर ब्रिटिश गवर्नमेंट। प्रॉफिट वेंट टू जमींदार एज अ लगान, रेंट जाता था। ओनली कलेक्ट द लगान, उन्हें गरीब किसानों की कंडीशन से कोई लेना देना नहीं था। बारिश एक्चुअली में होता क्या है, जब खेती की बात करते हैं तो बारिश का बहुत बड़ा रोल होता है। बारिश होती है तो खेतों में अच्छा प्रोडक्शन होता है, देन किसानों को बहुत अच्छा मिल जाता है फसल का पैसा। लेकिन यहाँ पे जमींदार लोगों को इन सब से कोई फर्क पड़ता नहीं था, वो बस कहते थे हमें पैसे दो, बारिश हो चाहे ना हो। तो ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम एक्सप्लॉइट करते हैं। सेकंड आते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। कमर्शियलाइजेशन मतलब करना, बिजनेस करना। देखो, अंग्रेजों ने हमें ना बिजनेस करना सिखा दिया था। हम क्या करते थे, बहुत दया भावना में रहते थे। हमारे पास अगर कुछ बहुत ज्यादा अनाज पड़ा है तो चलो पड़ोसी को हमने ऐसे ही बांट दिया। अंग्रेजों ने ये सब हमें थोड़ा सा बंद करवाया और बोले कि भैया मार्केट में बेचो, अगर आपके पास सरप्लस है तो क्यों पड़ोसी में दे रहे हो आप, इससे अच्छा मार्केट में बेचो। तो कमर्शियलाइजेशन आ गया अंग्रेजों के कारण। चलिए, कमर्शियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं, एक होता है कैश क्रॉप, एक होता है फूड क्रॉप। कैश क्रॉप के काफी एग्जाम्पल्स है, फूड क्रॉप के एग्जाम्पल हमारे वीट है। अंग्रेजों ने हमें ये सिखा दिया कि भाई हमें फूड क्रॉप की जगह कहाँ जाना चाहिए, कैश क्रॉप, ताकि आपको एक इनकम का सोर्स मिले। चलिए, तो कमर्शियलाइजेशन के अंदर की डिटेलिंग की बात करेंगे तो यहाँ हमारे किसान भाई शिफ्ट हो गए थे फूड क्रॉप से, कहाँ शिफ्ट हो गए थे, कैश क्रॉप में। देन हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बन चुके थे रॉ मटेरियल के, और इंपोर्टर बन चुके थे फिनिश गुड्स के। देन सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाज रिप्लेस्ड बाय द कमर्शियलाइजेशन। चलिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग समझते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब कि उतना ही प्रोडक्शन करो जितनी की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास खेत एकड़ एकड़ में पड़े, लेकिन मैं सारी की पूरे इतने एकड़ खेती नहीं करती हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई समझो 1000 एकड़ पड़े, लेकिन 1 एकड़ में ही खेती करने से मेरा खाना पानी पूरा निकल जाता है इसमें से ही। तो हमें इतने सारे करने की जरूरत नहीं है। तो बाकी की जो मेरी जमीन होती थी वो ऐसी खाली छोड़ दी जाती थी। ये ऐसा किसान करता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने हमें कमर्शियलाइजेशन किया तो 1000 एकड़ में हमने खेती करना चालू किया ताकि हम मार्केट में बेचे, और मार्केट में बेचे तो हमारे पास पैसा आ जाए। चलिए, देन कॉजिंग फेमिनेंस मतलब कि सूखा पड़ना, ये सारी सिचुएशंस आ गई थी। हर कोई अब कहाँ शिफ्ट हो गया, सब कह रहे हैं हम कैश क्रॉप ही बनाएंगे, हम कॉफी बनाएंगे, कॉफी में ज्यादा पैसा है। अब कोई अनाज नहीं कर रहा था, वीट नहीं कर रहा था, जिस कारण से धीरे धीरे फूड क्रॉप में सूखा आने लगा।
चलिए, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। किसान का प्रोडक्शन बहुत ही कम था। क्यों कम था? क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी, इरिगेशन फैसिलिटी की कमी, देन नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर सही यूज नहीं करना, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी पैसा इन सारी चीजों में नहीं लगाती थी। देन फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा टेरेसिंग खेती होती है, जैसे हिंदी में बोलो तो सीढ़ी नुमा खेती। सीढ़ी नुमा खेती मतलब हिली एरियाज। पहाड़ों में क्या होते हैं? प्लेन खेत नहीं होते। तो प्लेन खेत में खेती करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बैल बैल नहीं लगा सकते, ट्रक वगैरह नहीं लगा सकते, आपको खुद से ही लगना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट मांगता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया। देन बारिश बहुत ज्यादा आ जाना, बाढ़ आ जाना, तो इसके कंट्रोल सिस्टम्स होते थे, सरकार ने इसमें पैसे नहीं खर्च किया। ड्रेनेज सिस्टम बनाना, इसमें खर्चा नहीं किया। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज थी, स्कैरसिटी थी, जिस कारण से एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर पाया। और एक और फाइनली एक और चीज था, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पार्टीशन। जैसे कि आपको यहाँ मैप दिख रहा है, इंडिया पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ तो हमारी कुछ अच्छी खेती थी। अच्छी खेती में जैसे कि आ जाता है हमारे फर्टाइल लैंड थे, जो हाईली इरिगेटेड, जहां बहुत ज्यादा अच्छा पानी मिल जाता था, फर्टाइल उपजाऊ जो जमीन थी, ये पाकिस्तान चला गया। देन जूट का हमारा बिजनेस था, जो वर्ल्ड लेवल में हम मोनोपोली थी, मतलब जूट का बिजनेस वर्ल्ड फेमस हमारा था। इसकी जो इंडस्ट्रीज थी ये ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, जो आप आज जो आप नाउ बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देश में इन सारी चीजों की भी कमी होगी। तो चलिए, अब आपने ये तो समझ लिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्यों ग्रो नहीं कर पाए। अब हम नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं, वो है इंडस्ट्री। क्यों हम ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडस्ट्री सेक्टर पे ग्रो नहीं कर पाए। आ जाइए। तो सबसे पहला रीजन है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो हमारी एक वर्ल्ड फेमस जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो हम वर्ल्ड लेवल में स्टोन्स को लेकर, उनकी बारीकी काम को लेकर जो फेमस थे, वो पूरे से बंद करवा दिया गया अंग्रेजों ने। कैसे बंद करवा दिया? उन्होंने एक पॉलिसी निकाली। पॉलिसी का नाम था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब होता है भेदभाव करना, टैरिफ मतलब टैक्स लगाना। भेदभाव तरीके से टैक्स लगाया जाता था। कैसे लगाया जाता था? देखो, अंग्रेज यहाँ से क्या लेके जाते थे? रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, उन्होंने साफ साफ बोल दिया इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। देन क्या लेकर आते थे? उसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके इंडिया में इंपोर्ट करते थे। बोला इसमें भी ड्यूटी नहीं लगेगी। भैया ड्यूटी लगेगी किसमें लगेगी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगेगी। अगर एक्सपोर्ट किया हैंडीक्राफ्ट तो भैया हैवी ड्यूटी लगेगी। तो ये पॉलिसी जानबूझकर भेदभाव वाली क्रिएशन की बात हो रही थी। ठीक है, तो उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। अब क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो चुका था, तो उसके एडवर्स इफेक्ट आए। एडवर्स इफेक्ट क्या? अब सारे जो आर्टिस्ट थे, जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, अब उन्हें लगा कि भैया बाहर बिजनेस करेंगे बहुत हेवी टैक्स लग रहा है, इससे अच्छा भैया खेती बाड़ी करना चालू करो। तो क्योंकि बहुत ज्यादा बेरोजगारी, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, तो हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट सीधे से सबके सब खेती में घुस गए। अब देखो, खेती में भी उतना पैसा नहीं था, ज्यादा पॉपुलेशन और उसमें डिपेंडेंट हो गई। इंपोर्ट होने लगा। अब गुड्स ज्यादा से ज्यादा, अब कुछ बन ही नहीं रहा है, तो बाहर से गुड्स आने लगे, तो भैया अंग्रेजों की तो यहाँ बल्ले बल्ले हो गई। इंडियन गुड्स की अगर हम बात करें तो नॉट स्टैंड, हमारे बहुत वीक, बहुत अच्छा कंपटीशन हम नहीं दे पा रहे थे। तो फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन मशीन के सामने हम स्टैंड नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक सेटबैक हुआ हमारे साथ। तीसरी बात ये भी, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करेंगे तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मशीन्स होती हैं। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए इस मोबाइल के एग्जांपल के लिए लेते हैं। ये जो मोबाइल है ये कंज्यूमर गुड्स है। क्यों? क्योंकि मैं इसे कंज्यूम करती हूँ, लेकिन जिस मशीन से ये बना होगा उसे मैं कैपिटल गुड बोलूंगी। तो अंग्रेजों ने ये जो कैपिटल गुड्स हैं वो हमारे देश में नहीं रखे थे, वो अपने ब्रिटेन में रखे थे, तभी तो वो लेकर जाते थे। यहाँ से अभी हमने देखा था कॉटन और सिल्क लेकर जा रहे, मशीन वहां रखी है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, वहां से कन्वर्ट करके इंडिया में लेके आ रहे। तो हमारे देश में कैपिटल गुड्स की शॉर्टेज थी। तो नाइदर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नॉट पे अटेंशन टू प्रमोट, और ना ही उनका कोई मकसद था यहाँ पे लेकर आने का। ऑलवेज वॉन्ट, वो हमेशा से चाहते थे कि ब्रिटेन पे हम डिपेंडेंट रहे। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। और फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर से मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। कौन सी गवर्नमेंट थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड था। उन्होंने उन्हीं सारी चीजों में काम किया जो उनसे मतलब की थी। देखो, रेलवे उनके फायदे का था, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट, ये सारी चीजें उनके फायदे के लिए थी, इसीलिए उन्होंने इसमें काम किया। बाकी सारी एरियाज में उन्होंने काम नहीं किया। कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बात करेंगे उस इंडिपेंडेंस के टाइम पर। कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री। तो जो कॉटन इंडस्ट्री है ये महाराष्ट्र गुजरात में मिल जाएंगे आपको। उस टाइम पे कुछ इंडस्ट्री जो काम कर रही थी। जूट इंडस्ट्री बंगाल में उस टाइम पर, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइडेशन हुआ तो ये भी वहां चला गया, बांग्लादेश चला गया, जो आज भी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। देन आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे जो कि बिहार में। देखिए ये नाम तो आपको सुना ही होगा, बहुत फेमस होगा, टेस्को। टेस्को की फुल फॉर्म की बात करेंगे, टाटा आयरन स्टील कंपनी। ये कब बना था? 1907 में। ठीक है, जमशेदपुर बिहार में था ये। बनाने वाले भैया कौन थे? हमारे जेआरडी टाटा। देखो टाटा जी की बात करें तो वो अंग्रेजों के जमाने से, अंग्रेजों के टाइम से भी बहुत हमारे देश के लिए कर रहे हैं, और आज भी ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये था इंडस्ट्री सेक्टर में, हमने देखा हम क्यों ग्रो नहीं कर पाए। चलिए अब नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्टर क्या है? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड भी
हमारे हाथों से जा चुका था। क्यों जा चुका था? सबसे पहला रीजन है एक्सपोर्टर थे हम प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट को मैं यहाँ रॉ मटेरियल बोलती हूँ, ठीक है। हम एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल के और कंज्यूमर थे किसके? फिनिश गुड्स के, या फिर मैं बोलूँ इंपोर्टर थे किसके? फिनिश गुड्स के। यहाँ से कॉटन सिल्क कहाँ जाता था? ब्रिटेन जाता था, देन कन्वर्ट होकर कहाँ आता था? इंडिया में। तो चलिए रॉ मटेरियल में क्या क्या जाता था? रॉ सिल्क जाता था, कॉटन जाता था, वुल जाता था, शुगर जाता था, इंडिगो जाता था, जूट जाता था, एक्सेट्रा। और इन सब के कपड़े बनके इंडिया में आ जाते थे। तो सस्ता माल जाता था, इतनी इनकम होती नहीं थी, महंगा माल खरीदा जाता था इंडिया में, ठीक है। चलिए, तो हम क्यों फॉरेन ट्रेड में ग्रो नहीं कर पाए ब्रिटिशर्स के टाइम पे? पहला, रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर थे और फिनिश गुड्स के इंपोर्टर। सेकेंड, ब्रिटिश का मोनोपोली कंट्रोल था। मोनोपोली कंट्रोल चलिए इस पाई डायग्राम से समझेंगे। 50% से भी ज्यादा, 50% से भी ज्यादा ब्रिटिशर्स ने साफ साफ बोल दिया था आधे से ज्यादा माल सीधा जाएगा ब्रिटेन। और उन्होंने 3 और कंट्री के साथ एग्रीमेंट कर रखा था, बोला ईरान चला जाएगा, श्रीलंका चला जाएगा, चाइना जाएगा, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। ब्रिटिशर्स ने साफ साफ बोल दिया था एक्सपोर्ट जाएगा तो यही होगा और इसके अलावा कहीं और नहीं। तो भैया अब उनकी मनमानी चल रही थी, तो क्या ही करें। चलिए, देन इसके बाद ड्रेन हो रहा था। क्या ड्रेन हो रहा था? इंडियन वेल्थ। इंडियन वेल्थ पूरा का पूरा खत्म किया जा रहा था। अब वो इंडिया का पैसा कहाँ खर्च करते थे? मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंस ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन द ब्रिटेन। अभी आपको मालूम होगा, अभी मैंने आपको कॉलोनियलिज्म सिस्टम समझाया था। इस कॉलोनियल सिस्टम में 2 कंट्रीज थे, एक इंडिया और एक ब्रिटेन। ब्रिटेन ने बोला कि भैया हम रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, इंडिया अब आपको फॉलो करना है। अब रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे तो भैया एक ऑफिस होगा, एक सेटअप होगा, तो ये पूरा सेटअप वेटअप पे पूरा खर्चा होता था। कॉलोनियल गवर्नमेंट का सेटअप पे पूरा खर्चा लगता था और पूरा इंडिया का पैसा यूज होता था। जहां तहां आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने बस इंडिया को ही कैप्चर नहीं किया था, कंट्रोल नहीं किया था, इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी। तो वो जगह जगह वॉर करता था और हमारे हमारे इंडियंस को यहाँ से लेकर जाता था, तो इस पे खर्चा होता था। देन कुछ ऐसी इनविजिबल आइटम्स है जो नहीं दिखती, उन सारी चीजों को वो इंडिया में इंपोर्ट कर रहा था, जिसमें बहुत पैसा खर्चा होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्यों हम फॉरेन ट्रेड में ग्रो नहीं कर पाए, तो पहला रीजन हमारा क्या है? हम प्राइमरी प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर और फिनिश गुड्स के इंपोर्टर बन चुके थे। ब्रिटिश का मोनोपोली कंट्रोल था, 50% से भी ज्यादा पूरा का पूरा एक्सपोर्ट उनके देश में ही किया जाता था। उन्होंने इंडियन वेल्थ का ड्रेन कर रखा था अलग अलग एरियाज में। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पर, सुएज कैनाल। सुएज कैनाल आया कब था, बनाया कब था? 1869 में बनाया गया था। ये एक तरीके से आर्टिफिशियल वाटरवे है। ये वाटरवे का काम क्या आप समझो। यहाँ आपको मैप में दिख रही है इंडिया है और ये हमारा इंग्लैंड। अब क्योंकि रॉ मटेरियल इंडिया से लेकर जाना है तो ऐसे घूम के ऐसे लंबा सा जाते थे। पहले जो ये रूट था ये कितना था? 19,800 किलोमीटर। इन्होंने बीच का एक रास्ता निकाला। उन्होंने देखो ये बीच का एक रास्ता निकाला, ये एक स्विस कैनाल। ये इजिप्ट था, इजिप्ट में एक छोटा सा एरिया था। इन्होंने उसको बोला कि भैया इसको पानी में थोड़ा सा कन्वर्ट करो, थोड़ा सा नहर टाइप की निकालो और इसे पूरा समुद्र से कनेक्ट करो। तो उन्होंने एक छोटा शॉर्टकट रास्ता निकाला, ये ब्रिटिशर्स ने निकाला। तो ये जो स्विस कैनाल है 1869 में निकाली गई थी। ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे। क्यों आर्टिफिशियल वाटरवे? के बीच में इजिप्ट, तो इजिप्ट की जो कंट्री थी इस साइड इजिप्ट थी, इसे बीच से कट करके इसको निकाला गया और इससे पेट्रोल बच गया, फ्यूल बच गया, ठीक है। देन आपका टाइम बच गया। देन अगर आप समुद्र के इतने बड़े एरिया से लेके जा रहे तो समुद्री लुटेरे रहते थे, देन बच्चा अनसर्टिनिटी भी, तूफान भी रहते थे। तो ये सारे लॉसेस से हम एक्चुअली शॉर्टकट रास्ते से बच गए थे। तो ये उन्होंने निकाला। अब आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, अभी कोविड के टाइम पे आपने ये देखा होगा कि जो ये स्विस कैनाल है ये ब्लॉक हो गया है, ठीक है। बीच में ये ब्लॉक हो गया था जब कोविड था। तो आपने बीच में सुना होगा कि हाँ ये जो तेल चावल अनाज ये सारी चीजें हैं इनके रेट एकदम से बहुत हाई होने वाले। क्यों? क्योंकि जो ये एक पूरा का पूरा शिप है, ये नहर एक्चुअल में है बहुत बड़ी, ऐसे दिखने में बहुत लग रहा है, लेकिन ये शिप भी बहुत बड़ी थी। हुआ क्या? हवा का थोड़ा सा डायरेक्शन आया, डायरेक्शन के चक्कर में जो ये पूरा का पूरा जो शिप है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, जिस कारण से बाकी जितनी भी पीछे जो शिप्स आ रहे थे वो ब्लॉक हो गए। तो इस चक्कर में उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा था, लेकिन हाँ नहर को थोड़ा सा काटा गया और फिर इसे आगे निकाला गया। तो ये स्विस कैनाल की ही न्यूज आ रही थी उसके कोविड ड्यूरेशन। चलिए, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज ये आपको मैंने प्रोवाइड किया। नेक्स्ट आते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी उस टाइम की। डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें तो उस टाइम पर सारी की सारी चीजें हमारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, ये डेटा आपको दिख ही रहा है 48 एंड 40। देन लो लिटरेसी रेट था, मेल फीमेल दोनों मिला के 16 बोले तो ओनली फीमेल की बात करें तो 7 था। पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी, एयर बॉर्न देन वाटर बॉर्न डिजीज बहुत ज्यादा हो रहे थे। हाई इन्फेंट मोरालिटी रेट भी बहुत ज्यादा था। देन लो हाई इन्फेंट मोरालिटी रेट का ये डेटा प्लीज बच्चों अच्छे पक्के से याद कर लेना। उस टाइम पे ब्रिटिश के टाइम पे अगर पूछा जाता है तो आपका 218 है पर 1000 में, और अभी जो डेटा अगर 2008 की बात करें तो ये 32 हो गया। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब अंग्रेजों के जमाने में लोग ज्यादा टाइम तक जी ही नहीं पाते थे। उस टाइम का डेटा क्या है, लोग बस 44 ईयर्स के होते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। देखो आज वो डेटा कितना हो चुका है 69। एवरेजली हर एक इंसान 69 तक जीता है, लेकिन उस टाइम पर 44 तक ही जीते थे क्योंकि वहां पे फैसिलिटी इतनी बुरी थी। चलिए, एंड गरीबी तो थी ही। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट जो हमारा ऑफिशियल सेंसस हुआ था, ऑफिशियल सेंसस के थोड़ा सा कहानी बताती हूँ। हमने सुना होगा भारत की जनगणना। जनगणना क्या होता है? कैलकुलेशन की जाती है।
तो अंग्रेजों के जमाने में जो फर्स्ट ऑफिशियली सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था, देश आजाद नहीं हुआ था, ठीक है। जब देश आजाद हुआ फिर हुआ उसके बाद। लेकिन 1921 का एक ड्यूरेशन है जिसे फेमस नाम से जाना जाता है, वो है ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड क्या है समझो। अभी आपको ये ग्राफ दिख रहा है, सबसे पहले इस ग्राफ में देखो, ये 1921 का ग्राफ दिख रहा है। ये 1921 का ही एक ड्यूरेशन है जिसमें हमारी थोड़ी सी पॉपुलेशन कम हुई, मतलब हमेशा हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई। बिफोर 1921 पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ड्यूरिंग द 1921 एक पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, और एक बार जब डिक्रीज हुई, एक ही बार हुई 1921 के बाद बस बढ़ती है। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक वही टाइम था जब हमारी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हुई, अदरवाइज हमेशा बढ़ी है। क्या रीजन था कि उस टाइम पे 1921 में मेन रीजन इन्होंने कहा गरीबी, मैल न्यूट्रिशन, देन फेमिनिज्म, पुअर हेल्थ फैसिलिटी तो थी, लेकिन उस टाइम पे एक महामारी आ गई थी जिस कारण से पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हो गई थी। जैसे अभी आपने देखा कोविड में भी ये सारे ड्यूरेशन आए थे। चलो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि अंग्रेजों के जमाने में कौन से सेक्टर में लोग काम करते थे। तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी से मतलब रॉ मटेरियल है, सेकेंडरी से मतलब फिनिश गुड्स से है, एंड टर्शियरी से मतलब सर्विस। प्राइमरी रॉ मटेरियल में फिशिंग, देन फार्मिंग, माइनिंग आता है। मैन्युफैक्चरिंग में कार फैक्ट्री, देन डिलीवरी, देन फ्लोर मिल आता है। सर्विस में बैंकिंग, रिटेल एंड रेस्टोरेंट की बात करें। चलिए अब डेटास देखते हैं उस टाइम पे। प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात करूं तो उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम पे सबसे ज्यादा जो काम होता था वो एग्रीकल्चर में होता था। 70 to 75% एग्रीकल्चर में लोग एंगेज रहते थे, बाकी 10% मैन्युफैक्चरिंग में, बाकी बच्चे बुच्चे 15 से 20% सर्विस में। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर था, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर, सर्विस, बस यहाँ पे बस डेटा दे रहे हैं अलग अलग एरियाज का। एग्रीकल्चर की बात करें तो डिपेंड्स ऑन दी एग्रीकल्चर इंक्रीज। उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब में वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। डिपेंडेंट ऑन दी सेक्टर इंक्रीज, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो गया, बॉम्बे हो गया, देन बंगाल हो गया। चलिए रीजनल वेरिएशन, अलग अलग रीजन में अलग अलग वेरिएशन थे। मतलब जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे हम लोग 70 से 75% एग्रीकल्चर का, खेती का काम करते थे, लेकिन क्या हर एक स्टेट में सेम सिचुएशन थी? नहीं, हर स्टेट में अलग अलग सिचुएशन थी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने ये बोल रखा है कि तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, देन केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे थे। ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे थे और बाकी सब लोग एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे। अब क्योंकि बाकी के स्टेट एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे, ये कुछ स्टेट्स हैं जो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे थे, तो वर्कलोड बढ़ गया। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं केरल का एग्जाम्पल दूं, केरल बोल रहा है मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करूंगा और सर्विस का काम करूंगा, लेकिन खाना भी तो ये खाएगा, अनाज भी तो ये खाएगा। अब अनाज कहाँ से आएगा? तो ये प्रेशर एग्रीकल्चर का किसमें? दूसरे स्टेट में पड़ गया। तो कौन से स्टेट से जिसमें एग्रीकल्चर का प्रेशर आया? उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में कौन है? तो ये वाले स्टेट्स। चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे क्या क्या था? रोड्स, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, कम्युनिकेशन, ये चार इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्रिटिशर्स ने जिस पे काम किया। क्यों काम किया? अपने फायदे के लिए। चलिए सबसे पहले रोड पे क्यों काम किया? रोड पे उस लिए वो काम करती थी ताकि अपने आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, देन अपने रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सके, इसलिए ब्रिटिशर्स ने रोड पे काम किया। देन उसके बाद रेलवेज में काम किया। रेलवेज में क्यों काम किया उन्होंने? ताकि सेम चीजें, अपना रॉ मटेरियल अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सके। रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1850 में, डेटा है। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब बनी? 1853। देन फर्स्ट ब्रिज कब बना? 1854। ये डेटा है, पक्के से याद रखना। चलिए एयर वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर जमशेदजी टाटा जी पाइनर थे 1932 में। वाटर की बात करें तो उड़ीसा कोस्ट कैनल बना गया जो फेल था, लेकिन स्विस कैनल आप जानते हैं वो सक्सेसफुल था, ठीक है। कम्युनिकेशन, यस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन पे काम किया। मेन पर्पस क्या था कम्युनिकेशन बनाने का? वो अपने लॉ एंड ऑर्डर पूरी इंडिया में फॉलो करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कम्युनिकेशन में काम किया। तो इन शॉर्ट अपने फायदे के लिए उन्होंने इन एरियाज में काम किया। चलिए जैसे कि अब आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। लो लेवल ऑफ इनकम क्या कि हमारा जीडीपी पर कैपिटा इनकम सही नहीं था। एग्रीकल्चर, जमींदारी सिस्टम एंड ऑल। इंडस्ट्री आपने देख लिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म कर दिया। फॉरेन ट्रेड आपने देख लिया, गवर्नमेंट ने मोनोपोली करके रखी थी। डेमोग्राफिक देख लिया, सब हाई बर्थ रेट एंड ऑल था। ऑक्यूपेशन देख लिया, हम एग्रीकल्चर में बिजी थे। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाया। चलिए तो अब ये सारे टॉपिक कवर हो गए, लेकिन स्टिल कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी थे। देखो पूरे चैप्टर में हमने भर के बुराई कर ली कि अंग्रेजों ने ये किया, लेकिन स्टिल कुछ फायदा भी तो हुआ। फायदा नंबर 1, हम कमर्शियलाइजेशन सीख गए, कैश क्रॉप में शिफ्ट हुए। मॉनेटरी सिस्टम, करेंसी आ गई हमारे यहाँ पर। बेटर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए हमारे पास। मॉडर्नाइज हो गए हम काफी कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन में। डेवलप हुआ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। आप अगर देखोगे तो उनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था। हमारी इंडिया ने उनसे बहुत कुछ, काफी कुछ ये सारी चीजें सीखे। चलिए तो पूरे चैप्टर के कंक्लूजन में आते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है? कॉलोनियल इकोनॉमी थी हमारी, जैसे वही एक रूलर कंट्री, एक हमारी देन कॉलोनी जो सर्वेंट थी जो उनकी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करती थी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी की बात करेंगे। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मतलब क्या? यहाँ पे डोल कॉन्सेप्ट बना के रखे थे। डोल कॉन्सेप्ट क्या कि भाई मेहनत कर रहे हैं हमारे किसान और खा कौन रहा है? जमींदार। चलिए स्टैग्नेट इकोनॉमी थी, कहीं कोई ग्रोथ नहीं थी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड सब देख लिया हमने। बैकवर्ड इकोनॉमी थी, प्रोडक्शन नहीं था, पर कैपिटा इनकम बहुत लो था। ट्रेडिशनल तरीके थे, पुराने तरीके थे खेती करने के, हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, देन इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी।
डिप्लीटेड या फिर डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी बोलेंगे। डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी जैसे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ से लोगों को लेकर जाया जाता था, वॉर करवाया जाता था। जो काम मशीनों का भी हो सकता था वो इंसानों से करवाया जाता था, और इंसानों को दिन रात काम करवाया जाता था, और अगर उनकी तबियत खराब हो रही है, अगर उनकी हालत खराब हो रही है तो उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढा जाता था। तो ये डिप्लीटेड इकोनॉमी थी हमारी। एम्प्यूटेड इकोनॉमी मतलब डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल मतलब हिंदू मुस्लिम उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया था, जिसके कारण से हमारा पार्टीशन। तो फाइनली ये चैप्टर पूरा खत्म होता है, और ये पूरे चैप्टर की है इंपॉर्टेंट डेट्स। बैटल ऑफ प्लासिया, जमींदारी सिस्टम, रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट ट्रेन कब आई, फर्स्ट रेलवे ब्रिज कब आया, स्विस कैनाल कब आया, फर्स्ट सेंसस कब हुआ, टिस्को कंपनी कब आई, देन ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कब हुआ, तो इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था। तो ये पूरा का पूरा डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा, प्लीज पक्के से याद कर ले।